हम एक नए चैप्टर के साथ आज शुरू करते हैं, एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। हमारा टॉपिक चल रहा था कि हाउ टू अर्न द वेल्थ। वेल्थ कैसे कमाई जाती है, सबसे पहले इसके मूल स्वरूप के अंदर जाना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि ज्योतिष में बहुत तरह की इसमें टेक्निक्स होती हैं। आपको कौन सी टेक्निक पसंद आती है, आपको कौन सी टेक्निक दिमाग में आपके बैठ जाती है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आसान तरीके से आज आपको फिर से एक टेक्निक और बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम किसी कुंडली को कैसे जज करें कि ये आदमी पैसा कमाने में कैसा है, कैसा नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए क्या एक खास चीज की जरूरत है? धन कमाने के लिए नंबर एक बात, धन कमाने की सोच। धन कमाने की सोच, ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक इंसान किस तरीके से धन कमाने के बारे में सोचता है। तो सबसे पहले धन कमाने की सोच, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पहली चीज सोच है, दूसरी है धन कमाने की विधि। अब जहां पर विधि आ गई, विधि का मतलब प्रोसेस क्या है, तो हमने उस दिन बताया था कि आपको लर्न करना पड़ेगा। कोई भी चीज को बढ़ाने के लिए आपको सीखना पड़ता है। अर्निंग बाय लर्निंग, अर्निंग बाय लर्निंग, वही धन कमाने की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा फैक्टर है, आप कितनी मेहनत करते हैं। आप कितनी मेहनत करते हैं, करते हैं। फिर आगे आएगा धन कमाने में। मेहनत इंसान कई तरीकों से करता है। अब आप मेहनत भी करते हैं, फिर आगे आपके ही फील्ड में काम करने वाले लोग, कंपटीटर, आप ही की तरह का काम करने वाले लोग, उनसे आप कैसे सुलटते हैं, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे लास्ट, आपका लक फैक्टर। लक फैक्टर को मैं हमेशा बोलता हूं आशीर्वाद, और आशीर्वाद को मैं बोलता हूं गुरु। गुरु इज द लास्ट। अब हमने यहाँ पर 5 स्टेप्स बनाए। सबसे पहले धन कमाने की सोच, दूसरा धन कमाने की विधि, आप कितनी मेहनत करते हैं धन कमाने में, चौथा आप अपने कंपटीटर से कैसे सुलटते हैं, यानी कि उनको टैकल करने का आपके पास क्या तरीका है। अब है आपका लक, कि आपको भाग्य कितना सपोर्ट करता है। जब व्यक्ति 5 स्टेप्स को क्रॉस कर जाता है तो उसको धन कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, धन कमाने की सोच कहां से पैदा होती है, आप लोग बताइए, कौन बताएगा इस बात को? सर लगन से। विश्वजीत ने कहा लगन से, और कोई? अपनी सोच से, मन से। नहीं, सोच कहां से आ रही है? जरूरत से। कहां से? जरूरत इंसान की जरूरत क्या है? इंसान की जरूरत जो होती है वो खुद ही डेवलप करता है, उसकी जरूरत कुछ नहीं होती। एक बाबा जी की क्या जरूरत है और एक करोड़पति अरबपति की क्या जरूरत है, दोनों अपनी जरूरतें खुद ही डेवलप करते हैं, ये कोई आंसर नहीं है। और कोई? मून से। कहां से? और कोई? लगन से। यहां पर हम फिर गलती कर गए। लगन पूरे जीवन की सोच, लगन डिसाइड करता है कि मैंने गरीब रहना है, मिडिल क्लास रहना है, या मुझे अमीर बनना है। ये सोच उसकी अपनी लाइफस्टाइल के प्रति, अपनी खुद की पर्सनैलिटी के प्रति, और अपना जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, उसके प्रति जो सोच होती है,
वो लगन से आती है। पर धन कमाने की जो सोच होती है, वो बड़े ध्यान से सुनना, वो सेकंड हाउस है। धन कमाने संबंधी सोच आपका सेकंड हाउस डिसाइड करता है। धन कमाने सोच का मतलब क्या है कि मैं धन किस तरह से कमाऊं, मुझे धन चाहिए ही चाहिए, मेरे को बहुत जरूरत है धन की। एक होता नीड, नीड अलग चीज है। एक होता नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए। एक आदमी कहता भाई क्या करें, हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर ही, टेम्परेचर ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्पर एसी चाहिए ही चाहिए। दूसरा आदमी कहता है मैं तो बिना एसी के भी काम चला लूंगा। तो नीड जो होती है वो अलग चीज है, ये आपने डिसाइड करना होता है। तो सेकंड हाउस डिसाइड करता है कि मुझे जीवन में कितना धन कमाना है। अगर सोच ही गड़बड़ होगी इंसान की, वो धन ही नहीं कमा पाएगा। धन कमाने की जो प्रक्रिया है वो सेकंड हाउस से चलती है, यानी कि इंसान की सोच से चलती है। अगर आप अपनी परिस्थितियों से खुश है तो नो डाउट आप आगे धन नहीं कमा पाएंगे। अगर आप अपनी स्थितियों से बड़े खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो आप धन नहीं कमा पाओगे। अब ये कौन डिसाइड करता है कि आप धन कमाओगे या धन नहीं कमाओगे? आपके पास तीन तरह के व्यक्ति आएंगे। एस्ट्रोलॉजर के पास धन संबंधी मामलों में तीन तरह के लोग आएंगे। पहला, एम्बिशियस। पंडित जी मुझे 100 करोड़ चाहिए, मुझे 200 करोड़ चाहिए, मुझे 500 करोड़ चाहिए। एम्बिशियस, वो कभी अपनी सिचुएशन से वेल सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सेकंड चीज, धन चाहिए पर बिना मेहनत का चाहिए। भाग्य का कोई रास्ता बताओ, मेहनत ना करनी पड़े और धन अपने आप आ जाता है। तीसरे तरह के लोग, जिनके पास धन अक्सर नहीं होता, गरीब रहते हैं, अक्सर परेशानियों से जूझते रहते हैं, तीसरे प्रकार के लोग, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं पैसा ना कमाने के। पर वो ऐसी बात आपसे नहीं बोलेंगे कि हमें पैसा नहीं कमाना। आप 100 में से 100 आदमियों से पूछोगे कि क्या आपको धन कमाना है, तो 100 के 100 लोग कहेंगे हाँ जी मुझे धन कमाना है। पर क्या ये 100 लोग धन कमाना चाहते हैं? नहीं, केवल 20% लोग ही धन कमाना चाहते हैं। 80% लोग क्या करेंगे? मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मैं पैसा नहीं कमा सकता। मेरे माँ बाप जो थे गरीब थे, इसलिए मैं भी गरीब रहूंगा। मेरी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं गरीब रहूंगा। मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं गरीब रहूंगा। आई हैव नो सपोर्ट सिस्टम, इसलिए मैं गरीब रहूंगा। मुझे कभी भी जिंदगी में तरक्की उन्नति का लिए मार्ग नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए मैं गरीब रहूंगा। हमें किसी ने ढंग से नहीं समझाया, हमें हमारा किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया, इसलिए मैं गरीब रहूंगा। ये तीसरी जो कैटेगरी के लोग होते हैं, इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इनकी कुंडली में कैसा भी योग क्यों ना हो, ये लोग राइज नहीं कर पाते। और ये बात देखेंगे कि इनके प्रॉब्लम कहाँ मिलेगी, तो सेकंड हाउस में इन लोगों के साथ प्रॉब्लम मिलेगी। और इनके क्या लक्षण होंगे? गाली गलौज करना, रिवेंजफुल रहना, ऑलवेज रिवेंजफुल। मुझे किसने झगड़ा किया, मुझे किसने अपमानित किया, मुझे फलाने ने ये किया वो किया, ऑलवेज रिमेन्स इन द पास्ट। हमेशा पिछली बातों को याद करते रहेंगे। और पिछली भी कौन सी बातें? नेगेटिव अप्रोच टू द लाइफ, नेगेटिविटी को अपने साथ कैरी करके रखेंगे। मुझे 5 साल पहले उसने अपमानित किया, मुझे 10 साल पहले उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। उनकी लाइफ अपने घर परिवार मोहल्ले और अपने दुश्मनों के अलावा उससे ऊपर वो सोच भी नहीं सकते। और कभी आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाने की कोशिश करो तो वो अपॉर्चुनिटी देखना भी पसंद नहीं करते। और ऐसे लोग कभी भी ढंग से उपाय भी नहीं करते। और ऐसे लोग अक्सर बहस करते हैं।
और उनके पास कुतर्कों की एक पोटली बनी हुई होती है। उन कुतर्कों का सामना आप भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाना बहुत कठिन होता है। उनमें कभी भी सरेंडर भाव नहीं होता। वो कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने जीवन में जिन जिन लोगों से धोखे खाए होते हैं, उन्हें धोखे बहुत याद होते हैं, किसी की अच्छाइयां याद नहीं रह पाती। तो ये धन के लिए गरीबी का एक बहुत ही बढ़िया योग है। इसे दरिद्र योग भी आप कह सकते हैं। जैसे हमारे ज्योतिष में होता है ना कि एक दरिद्र योग होता है, एक लक्ष्मी योग होता है। दरिद्र योग को स्पेशली नहीं बनता, दरिद्र योग ऐसे ही निर्माण किया जाता है। इनके कॉम्बिनेशन से ही दरिद्र योग बनते हैं। तो पहले चीज हमने निकाल करके लेके आए कि सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या क्या देखेंगे। स्टेप नंबर 1, किसी आदमी की धन संबंधी सोच कैसी है। तो नंबर 1, धन भाव में ग्रह कौन सा बैठा है, ग्रह की प्लेसमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रह की प्लेसमेंट कैसे देखनी है। ग्रह की प्लेसमेंट, पाप ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह बैठा है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस प्लेसमेंट। एंड देन तीसरा, कारक ऑफ सेकंड हाउस। पहले स्टेप्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले ये देखना है कि सेकंड हाउस में कैसा ग्रह बैठा है, पाप ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह बैठा है। सेकंड, द प्लेसमेंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो कहां पर बैठा है। लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस जहां पर जाकर के बैठेगा, कुंडली के जिस भाव पर जाकर के बैठेगा, उसकी सोच में उस भाव से रिलेटेड गुण जरूर जरूर आएंगे। एंड थर्ड, कारक ऑफ सेकंड हाउस। आप मुझे बताइए कारक ऑफ सेकंड हाउस कौन कौन से होते हैं। पति, जुपिटर, बृहस्पति, किसी की आवाज साफ नहीं आई। प्राइमरी जुपिटर, सेकेंडरी वीनस। वेरी गुड। प्राइमरी जुपिटर, सेकेंडरी वीनस। ये स्टेप हमारा कंप्लीट, ये स्टेप हमारा कंप्लीट। और हम समझ जाएंगे ये व्यक्ति धन कितना कमाना चाहता है। अब कंपैरेटिव स्टडी के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति का चार्ट उठा करके देखिए जिस व्यक्ति के पास धन संबंधी मामलों में अभाव रहा है, और एक ऐसे चार्ट को देखिएगा जिस व्यक्ति के पास धन संबंधी अभाव जिसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, और उनके गुणों को आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए पेन से। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं धन के बारे में देखने का। कुंडली को बहुत अच्छे ढंग से किसी के देखना है तो स्टेप्स के साथ देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। परमेश्वर आपको गरीब बना करके नहीं भेजता, आपकी सोच आपको गरीब बनने पर मजबूर करती है। रावण का उदाहरण मैं देना अक्सर नहीं भूलता जब भी अमीरी गरीबी की बात आती है। उसके पिता जो ऋषि ब्राह्मण, और उन्होंने ब्राह्मण को कहा जाओ ये कटोरा लेकर के जाओ और भिक्षाटन करके लेके आओ। वो गए किसी के यहाँ पर, किसी ने ताना मार दिया, अरे तू हट्टा कट्टा नौजवान होकर के भिक्षा मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती। उसने उसी दिन अपने घर में लौट करके वापस आया और उसने कटोरा फेंक करके मारा। बोला आज के बाद रावण भिक्षा नहीं मांगे, छीन लेगा, उठा लेगा, जीत लेगा, विजय प्राप्त कर लेगा, पर जिंदगी में भिक्षा नहीं मांगेगा। ये था सोच का परिवर्तन। फर्स्ट स्टेप कि उसको एक टक्कर लगी, एक डेंट लगा कि मेरा जीवन भिक्षा मांगने के लिए तो कम से कम नहीं है। और उसी समय पिता का घर त्याग देता है।
ये कहते हो कि पिताश्री मेरे और आपके विचार नहीं मिलेंगे, आपने सारी जिंदगी सादगी से जीना और भिक्षाटन करना है, पर मेरे बस की बात नहीं, और अब तो मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूं। और चल देता है अपना घर बार छोड़ करके। रास्ते में मिलते हैं नारद जी। नारद जी पूछते हैं कि हे रावण कहाँ जा रहे हो तुम? वो कहता है ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घट गई, आज के बाद नारद मुनि मैं गरीब नहीं रहूंगा, मुझे रास्ता सुझा। बोले सबसे पहले गुरु बना, गुरु बनाएगा तो बात बनेगी। गुरु ही खोले द्वार, धन का हो चाहे मुक्ति का हो, तो पहले गुरु बनाओ। अब रावण बड़ा कंफ्यूज, बोला आप तो विद्वान हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही कुछ उपाय सुझाओ कि किसको गुरु बनाओ, मुझे इतना ज्ञान नहीं। बोला महादेव से बढ़कर के कौन गुरु हो सकते हैं तुम्हारे, जाओ महादेव को ही गुरु बनाओ। और लग गया प्रसन्न करने के लिए महादेव को। बहुत कठोर परीक्षा ली, बहुत कठोर तपस्या की रावण ने, और आप सभी आगे की स्टोरी जानते हैं। उन्होंने रावण को अपना गुरु बना लिया, और रावण ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। आगे की स्टोरी आप जानते हो। ये वही रावण था जो लंकापति कहलाया, ये वही लंकापति था जिसकी लंका सोने की बनी हुई थी। तो आप देखिए कि किस तरह से ड्रामेटिक चेंज उसकी लाइफ में आता है। तो रास्ता किधर से होकर के गुजरता है? सबसे पहले आपके दिमाग में एक चोट लगनी चाहिए गरीबी के प्रति, कि गरीबी पर जब तक चोट नहीं लगेगी, जब तक आप अमीरी गरीबी को नहीं समझोगे, जब तक गरीबी को आप अपना भाग्य समझोगे, जिंदगी में लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ सकती है। ध्यान रखना, जब तक आप परिस्थितियों के गुलाम रहोगे, जब तक आप अपने पिंजड़े को तोड़ नहीं सकते, जब तक आप अपने पिंजरे को तोड़ करके ऊपर आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, जिंदगी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्ञान आपको धन नहीं दे सकता। धन उतना ही कमाओगे जितना तुम्हारी सोच होगी। ऑलवेज रिमेंबर, धन उतना ही कमाओगे जितनी आपकी सोच होगी। टेक्निकली कहा जाए तो धन आप उतना ही कमाओगे जितना सेकंड भाव का स्वामी की प्लेसमेंट, उसकी पावर, उसकी क्षमता, उसका सामर्थ्य जितना होगा उतना ही कमाओगे। मैं आपको पहली बार ये बात नहीं बता रहा, पर मैं हर बात को घुमा फिरा करके इतने अच्छे ढंग से समझाना चाहता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस चीज को कैसा देखना। मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता कि मैं आपको 500 सूत्र दूं, मैं यकीन उस बात में करता हूं कि मैं 5 सूत्र दूं, पर 5 सूत्र ऐसे सूत्रों जब भी लगा एकदम ताला खुलना चाहिए, चाहे ताला आपका कानपुर का हो चाहे आपका अलीगढ़ का, कैसा भी ताला क्यों ना हो, यानी कि कुंडली के अंदर जैसा मर्जी स्थिति बनी रहो, आपको वो सूत्र देना चाहता हूं जिस सूत्र को आप अप्लाई करें तुरंत समझ जाए कि मामला कहां फंसा हुआ है। मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में दिमागी प्रॉब्लम की वजह से वो जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं, लोग अपनी दिमागी प्रॉब्लम की वजह से अमीर नहीं बन सकते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चल सकते, बड़े बड़े घरों में नहीं रह सकते, क्योंकि वो अपने ब्रेन के बैरियर को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाते। उनके पास उतना थ्रेशोल्ड एनर्जी रहती ही नहीं है कि वो एक स्टेप से सेकंड और सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ स्टेप्स को क्रॉस कर सके, यानी कि ब्रेन का बैरियर। अब मैंने सेकंड हाउस को सोच क्यों कहा, इस बात पर आइए। पहला भाव बुद्धि है, पहला भाव बुद्धि है, उससे अगला भाव क्या है? वो सोच। किसकी सोच? धन संबंधी सोच नहीं है, ये तो समझाने के लिए कह रहा हूं, धन संबंधी सोच। जीवन की वृद्धि है सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस इज योर लाइफ और सेकंड हाउस इज एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन को आगे बढ़ाने का ज्ञान। सेकंड हाउस जीवन को आगे कैसे बढ़ाया जाए? यू नो वेरी वेल, द सेकंड हाउस इज नॉन एज ए सर्वाइवल हाउस। ये सस्टेन करने का हाउस है, ये सर्वाइवल हाउस है आपके लिए। तो सेकंड हाउस ही सोच पैदा करता है कि आप इस संसार में आए हैं तो आपने सर्वाइव कैसे करना है। ये आप ही डिसाइड करोगे कि आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े
या आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े या ना पढ़े, ये सारी स्थितियां आप ही के हाथ में है। मैंने जीवन में ऐसे ऐसे अनपढ़ लोगों को देखा है जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, आईएएस बनाऊंगा, और वो लोग कामयाब हुए। एक पिता का सपना बच्चे पूरे करते हैं, क्योंकि बच्चे पिता का ही अक्षर होते हैं। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, बच्चों का कसूर नहीं होता, एक्चुअल कसूरवार जो होता है वो हम होते हैं, यानी कि माता पिता होते हैं। माता पिता अगर पॉजिटिव सोच रखें, माता पिता अपने ब्रेन से खुल जाएं, तो कोई दुनिया की ताकत उनके बच्चों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसलिए सेकंड हाउस को कुटुंब का भाव कहा गया है, यह हाउस ऑफ लीनियज भी कहा जाता है, यह आपके पारिवारिक परंपराओं को भी दिखाता है। इसलिए तो अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति देखी जाती है। ये जिंदगी में ध्यान, पैतृक संपत्ति अष्टम से, यानी जो पूर्वज तुम्हें दे गए, अब आपने भी देखना है, पूर्वजों से प्लस करके देखना है। जिंदगी में ध्यान रखिए, अगर आप अपने पूर्वजों की संपत्ति को बढ़ा नहीं पाए तो समझो आपका जीवन व्यर्थ है। आपने अपने जीवन को खराब किया है, और बुरी तरह से खराब किया है, उसको तोड़ा है, उसको मरोड़ा है, उसको जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाए, और उसके पीछे आपकी सोच जिम्मेवार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब लोग कहते हैं उपाय करें, तो उन लोगों पर जो गरीब रहते हैं उनका पहले सबसे बड़ी क्या चुनौती है उनके सामने, क्या उपाय काम करते हैं। नंबर एक बात, ये उनके लिए माइंड बैरियर है, ये माइंड बैरियर है, क्या उपाय काम करते हैं। और जिस भोले भंडारी ने उठा करके उस उपाय को कर दिया, उसे नहीं पता ये मंगल का ग्रह था या चंद्रमा था या सूर्य था, उसका फेथ जिस पे था, उसका बिलीफ जिस पे था, उसने कर दिया। मैं भी मानता हूं उपाय काम नहीं करते, पर ये बात कहने की है, ये बात समझने की है, उपाय नहीं, सामने वाले का बिलीफ फैक्टर काम करता है, और बिलीफ तो पैदा करना पड़ेगा। अगर आप बिलीव नहीं कर सकते, आप एक बिलीफ सिस्टम के साथ टाई अप हो गए हैं, तो आप जिंदगी में ध्यान रखिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप ब्रेन बैरियर को नहीं तोड़ पाएंगे। हाथी का बच्चा जो हमेशा जंजीरों से बंधा रहता है, और उसको अगर आदत हो जाए 4-5 साल जंजीरों से बंधे रहने की, उसका एक दिन आप पांव खोल दीजिए, हाथी फिर भी कभी इधर से उधर नहीं जाएगा, कभी भी आपके बेड़े को छोड़ करके नहीं जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में जंजीर बंध गई है। अब पांव से तो आपने खोल दी, पर उसकी पांव की जंजीरें उसके ब्रेन में आ गई, फंस गई हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी में ब्रेन की जंजीरें ब्रेन में जंजीरें अटक जाती हैं। और आप बताइए उसका उत्तरदायी कौन होता है सबसे बड़ा, उसके मित्र, संगति। कहां से देखते हैं संगति, कौन से हाउस से देखते हैं संगति, मित्र कहां से देखते हैं, फोर्थ से सर। सेकंड से थर्ड, सेकंड से थर्ड जी फोर्थ। और जब आप फोर्थ से सेकंड पर आते हैं तो कौन सा नंबर आता है, फिफ्थ। नो 11, फोर्थ से, अच्छा फोर्थ, ठीक। फोर्थ से सेकंड, फोर्थ से सेकंड गिनिए, 11th आएगा, 11वां भाव, 11वां क्या है, गेन, लाभ। अगर मित्र से सेकंड हाउस को गिनोगे तो जिंदगी में वो क्या लेके आएगा, लाभ लेके आएगा, फायदा लेके आएगा, प्रॉफिट लेके आएगा। इट्स मीन मित्रों का तो जीवन में बहुत बड़ा लाभ हो गया हिसाब किताब। एक मित्र वो है जो आपको तीसरे भाव में डाल रहे हैं, एक मित्र वो है जो आपको लाभ में, बस यही जिंदगी का यही पैरामीटर्स हैं, इनको ध्यान रखें। अगर आप महसूस करते हैं कि आप गरीब हैं, आपके पास इतना धन नहीं है, सबसे पहले तो मित्र बदलो। यस, मैं रियलिटी में कह रहा हूं, आप अपने मित्र बदल दो, फेसबुक के मित्र बदल दो, आप रियल में मित्र बदल दो। आपको मित्रों को चेंज करने की आवश्यकता है। अब चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आपने झगड़ा करना है, झगड़ा नहीं करना, आपने उन मित्रों की एक लिस्ट बनाओ जो जान पहचान के हैं, पर वो पैसे में ज्यादा है, धन ज्यादा है, जिनकी सोच धन संबंधी अच्छी है, जो लोग धन कमाना चाहते हैं। वो जब भी आपके साथ बैठते हैं बिजनेस की बातें करते हैं,
तो समझो ये आदमी मेरे को धन कमवा करके देगा, बेशक वो आपको दे या ना दे। इस एक्सपेरिमेंट को साल 2 साल बाद मेरे से आके बात कर लेना। अगर आपके दोस्त भी आपके जैसे निकम्मे हैं जो कहते हैं गरीब पैदा हुए गरीब मरेंगे, किस्मत खराब है, मेरे बच्चे कहानी मानते, मेरे बच्चे सुनते नहीं है, मेरा फलाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, उस मित्र को चेंज कर दो। उसको चेंज करने की कोशिश मत करना, ये गलती कभी मत करना, सिर्फ अपने आप को चेंज कर दो। आप देखना जैसे ही मित्र बदलोगे, यही ज्योतिष में कुंडली में यही कारनामा है। एक भाव से देखेंगे तो कमजोर पॉइंट निकल के आएगा, दूसरे पक्ष से देखोगे तो हमेशा मजबूत पक्ष निकल करके आएगा। आप ऊंची सोच वाले विद्वान लोगों को साथ लेना शुरू कर दो, आप गुरु जैसे लोगों को साथ लेना शुरू कर दो, आप मरकरी जैसे लोगों को साथ लेना शुरू कर दो, आप वीनस जैसे लोगों को साथ रखना शुरू कर दो, आप कुछ हद तक राहु जैसे लोगों को भी साथ रखें। पर कौन से राहु? ध्यान रखना, ऑलवेज पॉजिटिव राहु। कभी भी नेगेटिव राहु वाले व्यक्ति के साथ अपने जिंदगी में भी उठ बैठ नहीं रखनी है। जो भी नेगेटिव राहु वाला आदमी होगा, जुआ खेलेगा, स्मगलिंग करेगा और नशा करेगा, ये उसकी आदत होगी। बैटिंग करेगा, रातों रात पैसा कमाने की कोशिश करेगा, बैटिंग में पैसा लगाएगा, फलाने में, समझ लेना इस बंदे का राहु खराब है। राहु खराब का मतलब बुद्धि भ्रष्ट है, राहु खराब का मतलब बुद्धि भ्रष्ट है। बेटा ये डाउन कर, ये आवाज डिस्टर्ब हो रही है। पॉइंट समझ में आया? तो पहला स्टेप, मित्र चेंज कर दो। हो सकता है आपके सेकंड भाव में पाप ग्रह बैठे, क्या कर सकते हो? आप ग्रहों को तो नहीं हटा सकते, पर आप अपने मित्रों को बदलना आपके हाथ में है। कोशिश कीजिए, जो जीवन में सक्सेसफुल है, जो रेस्पेक्टेड लोग हैं, उनके साथ बैठना शुरू कर दीजिए। अगर आपका घर गलत जगह पर है तो घर बदल दीजिए। जिंदगी में बच्चों से बढ़कर के कुछ नहीं, सबसे बड़ी पूंजी आपकी इस संसार में केवल आपकी संतान है। उनके लिए घर त्यागना पड़े, शहर त्यागना पड़े, मोहल्ला त्यागना पड़े, देश त्यागना पड़े, आप त्यागने में मत चूकेगा। यही त्याग आपके बुढ़ापे में काम आएगा, क्योंकि बच्चे आपके बुढ़ापे में काम आएंगे। और ये खराब हो गए तो बुढ़ापा तो निश्चित तौर पे खराब है। चाहे तुम करोड़ों रुपए कमा लेना, उसका कोई 2 पैसे का भी उसका असर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, धन के मामले में सोच का बड़ा अच्छा होना जरूरी है। अगर आपकी सोच धन संबंधी कमजोर है तो बच्चों की सोच आपसे ज्यादा कमजोर मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिविटी में बच्चे बाप से डबल मिलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, नेगेटिविटी में बच्चे बाप से डबल मिलते हैं और पॉजिटिविटी में आधे मिलते हैं। इसलिए जो जो चीजें मैक्सिमम पॉजिटिव करोगे, बच्चे आपकी आधी पॉजिटिव चीजें करेंगे। अगर आप सिगरेट पीती हो, बीड़ी पीती हो, बच्चा दारू पिएगा, इस बात को मान लो। सेकंड हाउस खान पान का भी है। ध्यान रखना, सेकंड हाउस जहां से धन आ रहा है, परमेश्वर जहां से धन दे रहा है, वहीं से खान पान दे रहा है, वहीं से वाणी दे रहा है, वहीं से आवाज दे रहा है, आपको बोलने की कला दे रहा है। अगर आपकी बोलने की कला गड़बड़ है, आपके खान पान गलत है, तो समझ लेना धन संबंधी सोच गलत है, और धन संबंधी सोच को बना के रखें। आइए अब इस स्टेप्स को पूरा करते हैं। सेकंड हाउस में मान लीजिए पाप ग्रह बैठे हैं। पाप ग्रह कौन कौन से? 4 ग्रह पाप ग्रह, यू नो वेरी वेल, मंगल, शनि, राहु, केतु। अब इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, वो क्या करेगा? वो आपकी सोच पर डेंट मारे। क्या डेंट पड़ेगा? पहला मंगल, मंगल सेकंड में हो जाओ, वो धन किस लिए कमाएगा? उसकी सोच समझना, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी किसी से कम नहीं, बदला लेने के लिए, लोगों को सबक सिखाने के लिए, उसका धन संबंधी सोच बनी। शनि होगा तो क्या होगा? शनि की सोच क्या है? शनि की सोच संग्रहवादी है, वो बहुत धन इकट्ठा करना चाहता है। सोच समझना, पाप ग्रह बेशक है, पर शनि बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहता है। पर थोड़ा सा धन इकट्ठा होने के बाद उसको लिखता है आई एम सो सक्सेसफुल, मेरे मुकाबले कौन है? अब कौन बचा है जो मेरा मुकाबला कर सके? तो अक्सर वो
मुकाबला किनसे करता है? ध्यान रखना, अगर शनि सेकंड हाउस में बैठा है तो अक्सर वो मुकाबला कहां से करेगा? अपने से कमजोर से मुकाबला करेगा। देखा, वो मेरा चाचा है भाई, वो तो पहले से कमजोर था, हाँ मैं अब उससे ज्यादा अमीर हो गया। भाई वो तो पहले भी बेचारा गरीब था, तो किससे कर रहा है? नहीं नहीं, इनको तो टिकाने लगा दिया। कहने का मतलब अपने कमजोर व्यक्ति से, इवन कई बार तो अपने नौकर से कंपैरिजन कर लेता है। तो ये शनि की एक सोच है, उसको एक अलग ही प्रकार की खुशी चाहिए धन कमाने में। तो ऐसे व्यक्ति का भी ऊपर बढ़ने के लिए उसको धन संबंधी सोच सही करनी पड़ेगी। राहु अगर सेकंड हाउस में, तो इंस्टेंट कमाना है, अभी कमाना है जी, तुरंत कमाना है, ज्यादा लंबा गेम नहीं खेलना। फटाफट कमाया फटाफट पा, लो जी अब लो। और ऐसा आदमी जल्दबाजी के चक्कर में फंस जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उस आदमी का कभी भी दिमाग का फोकस उस जगह पे नहीं रहता। हमेशा उसका दिमाग एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार धंधों पे चलता रहता है। दो दो, तीन तीन सोर्स के ऊपर वो धन कमाने की सोचता रहता है। दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। हमेशा ध्यान रखना, सेकंड हाउस आपके ब्रेन के सबसे ज्यादा नजदीक है। सेकंड हाउस एंड 12वां भाव, ये आपके ब्रेन के सबसे निकट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड हाउस और 12वां भाव। अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो शुभ ग्रह धन संबंधी सोच को अच्छा कर देते हैं। अगर शुक्र सेकंड हाउस में बैठे तो बंदा कहता है मैंने बहुत बड़ा ज्यादा कमाना है, पर किसके लिए? लग्जरी के लिए। शुक्र सेकंड हाउस में लग्जरी के लिए कमाना चाहता है, ऐशो आराम के लिए कमाना चाहता है, दिखावा भी इसमें शामिल है। और पॉजिटिव सोच होती है, धन संबंधी सोच काफी पॉजिटिव होती है, मतलब वो दिल से चाहते हैं हम पैसा कमाएं और खूब कमाएं। यानी ये लोग एम्बिशियस होते हैं, धन के प्रति एम्बिशियस होते हैं। तो ये लोग जल्दी से थकते नहीं है, हारते नहीं है, धन के पीछे लगे रहते हैं, जिसके कारण काफी हद तक ये कामयाब हो जाते हैं। सेकंड हाउस में बुध बहुत अच्छा ग्रह है, बशर्ते अकेला ना बैठे हो। किसी ग्रह के साथ बैठे, अगर मित्र ग्रह के साथ बैठ जाए तो नो डाउट इट्स वेरी गुड। इसी तरीके से गुरु सेकंड हाउस में खराब भी बहुत होता है और फायदा भी बहुत देता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। फिर वो राशि ग्रह नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी सेकंड हाउस का गुरु अगर बली हो जाए किसी भी तरीके से तो धन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। चंद्रमा इट्स वेरी नाइस, वेरी स्मूथ। एक तो आदमी की वाणी बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट स्पोकन होता है, धन कमाने की सोच अच्छी होती है, दिखावा वो भी चाहता है, पर फिर भी वो बड़े ही ढंग से कमाता है। इनमें से कोई बात नहीं समझ में आई तो बताइए, फिर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। सर शनि का एक बार रिपीट कर दीजिए। सर रिपीट नहीं होता राजेश जी मेरे से, है ना। सर अगर सूरज को, केतु के बारे में सिंपल है, अगर केतु सेकंड हाउस में होगा तो यहाँ पर उस व्यक्ति की सोच धन संबंधी बड़ी विध्वंसक भी हो सकती है या बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव भी जा सकती है, वो डिपेंड्स ऑन द केतु की सिचुएशन। फिर भी अगर पाप ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रोकती है। पाप ग्रह धन कमाने के मामले में आपको ऊपर बढ़ने के मामले में रोकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। एक तो जिनका कनेक्शन नहीं आ रहा वो शांत रहें, क्योंकि कनेक्शन शायद नहीं आ रहा। कौन कोशिश कर रहे हैं कोई सज्जन? अब सर मंगल और शनि साथ में हो तो? मैडम अभी क्या बताया, अभी क्या समझाया? तो फिर मंगल और दोनों शनि के, पाप ग्रह है ना? हाँ पहले जी, मुझे बताएं पाप ग्रह के नहीं दोनों? हाँ तो जी पाप दोनों ग्रह क्या पाप के, करेंगे? अच्छा काम तो करने से रहे। हाँ जी।
अब तो वो सिंपल सी बात, देखिए यूं अगर आप अटका के बिठा जाओगे तो मैं अटका रहूंगा, कोई मुद्दे नहीं की नहीं बात वो है ना। ठीक है अब ठीक फिर है। दो ग्रह किसी के होंगे, सब अपने अपने पूछने की कोशिश करेंगे, फिर कोई कहेगा नीच का ये साथ बैठे तो क्या ठीक है होगा, फिर कोई कहेगा जी बकरी हो तो क्या होगा, वो एक ही केस खिंच जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड कहां पर बैठे, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठ जाएगा तो उसकी सोच कैसी होगी, मेहनत मशक्कत वाली। ऑलवेज रिमेंबर, वो कहेगा पैसा कमाना है और खूब कमाना है, पर मुद्दे की बात यह है कि बिना मेहनत के पार नहीं पड़ेगी। अगर सेकंड का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, पैसा तो कमाना है पर मेहनत नहीं करनी, समझिएगा सोच कहां कैसे जा करके असर पैदा करती। और अगर सेकंड का लॉर्ड पंचम में चला जाए, सेकंड का लॉर्ड पंचम में चला जाए तो नहीं ये मैं पिछले वाला गलत बोल गया। जब सेकंड का लॉर्ड थर्ड में जाएगा मेहनत कराएगा, सेकंड का लॉर्ड जब फोर्थ में आएगा तो उससे मशक्कत बहुत करनी पड़ेगी, पर वो काम करना नहीं चाहेगा, पर बिना काम करे पैसा आएगा भी, दोनों ही बातें। वो काम करना नहीं चाहेगा और जब तक काम नहीं करेगा जब तक उसके पास पैसा आना नहीं। अगर सेकंड का लॉर्ड फोर्थ में चला गया तो ऐसा व्यक्ति पैसा भी कमाता है, बड़े कंफर्ट तरीके से कमाता है, और उसकी सोच भी पैसा कमाने के प्रति बहुत अच्छी होती है। अगर सेकंड का लॉर्ड पंचम में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता कि मुझे दूसरों को डैमेज करना है, उसको बड़ी खुशी मिलती है कि वो अपने कंपटीटर को डैमेज करके भी आगे बढ़ जाता है, मतलब दूसरों को हरा करके आगे बढ़ जाता है, और वो इस बात में बिल्कुल गुरेज नहीं समझता कि मेरे कारण कई लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो वो इस बात की परवाह करता है कि मार्केट में मैं अकेला रह जाऊं सबसे बड़ी। तो एक प्रकार से धन कमाने के मामले में ऐसे लोग बड़े मल्टीप्लायर हो सकते हैं। ये आगे की ग्रह की सिचुएशन पे और डिपेंड करता है, पर सेकंड का लॉर्ड सप्तम में आ जाए। ये सिक्स्थ का बताया था सर। हाँ ये सिक्स्थ का बताया था, जिसमें मैंने कहा था अपने कंपटीटर उसको हरा देता है। जी जी जी। अब सेकंड का लॉर्ड अगर सप्तम भाव में चला जाए तो षडाष्टक योग बन जाता है, और षडाष्टक योग धन कमाने के लिए रोकता है। कैसे रोकता है, कभी वो आध्यात्मिक हो जाता है, कभी कहता है मुझे बाबा जी बनना है, और कभी कहता है मुझे बिल्कुल संसारिक बनना है। तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मुझे बाबा जी में बनना है या मुझे संसार में अमीर व्यक्ति बनना है। ये इनकी प्रॉब्लम है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव में चला जाए, यानी समसप्तक हो जाते हैं ये, और जब समसप्तक हो जाएगा तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। किसी भी व्यक्ति का सेकंड का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठ जाए तो धन संबंधी सोच उसकी अच्छी हो जाती है, मतलब वो धन कमाना चाहता है, उसके दिमाग में धन बहुत अच्छे से घूमता रहता है। अगर बात आ रही है अष्टम यानी कि नवम भाव में बैठ जाए, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर नवम भाव में चला जाए, फिर वही षडाष्टक योग बन जाता है। फिर भी षडाष्टक में शुरुआती दौर में संघर्ष देता है पैसा कमाने में, पर ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा हो जाता है, धन संबंधी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, या उसके पास कमी नहीं रहती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है उसके पास धन बढ़ता हुआ चला जाता है। सेकंड का लॉर्ड दसम में चला जाए, बहुत ही गजब की स्थिति है, अच्छी स्थिति है। ऐसा व्यक्ति कर्मवादी होता है, उसकी सोच कर्मवादी होती है और कर्मठ होता है। वो एक ही बात में यकीन रखता है, पैसे को तो आना पड़ेगा, पैसा तो झक मार के आएगा, उसका ये डायलॉग होता है। यानी पैसे के लिए वो भरसक मेहनत करना जानता है। वो कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि मैं मेहनत कितनी कर रहा हूँ, वो कहता है मेहनत कितनी करनी पड़े पर पैसा तो आना चाहिए। तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति है। और अगर सेकंड का लॉर्ड 11वें भाव में चला जाए, ये भी बड़ी उत्तम स्थिति है। ऐसा व्यक्ति मल्टीप्लायर। और अगर सेकंड का लॉर्ड 12वें में चला जाए यानी लॉस हाउस में चला जाए, ये भी उत्तम स्थिति है, तो भी धन की कोई कमी नहीं है। और किसी का भी सेकंड का लॉर्ड अगर लगन पे आ जाए, आंख बंद करके आप बोल देना पैसे की कमी नहीं रहेगी।
पैसा कहीं से भी आए फिर झक मार के आएगा। एक दो स्थितियां होती हैं जो अपवाद बनती है इस केस में, अदरवाइज ये धन का उत्तम योग है। फिर से बता रहा हूं, सेकंड का लॉर्ड पंचम में चला जाए, इट्स वेरी गुड। छठे भाव में चला जाए, गुड। और अष्टम में चला जाए, गुड। 10th में चला जाए, गुड। 11th में चला जाए, वेरी गुड। 11th में और फिर लॉस हाउस में यानी 12वें भाव में चला जाए, उत्तम। और लगन में आ जाए तो अति उत्तम। चीज क्लियर हो गई। अब इसके साथ एक ही चीज है जो गड़बड़ करेगी, आप ग्रह तो नहीं बैठ जाएं सेकंड के लॉर्ड के। अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ पाप ग्रह बैठ गए तो मति मार सकती हैं, फिर वो स्थिति खराब कर सकते हैं, वो इंसान की सोच खराब कर सकते हैं। और अगर शुभ ग्रह बैठ जाएं तो सोच को इंप्रूव करेंगे। ऐसा व्यक्ति इंप्रूवमेंट में यकीन रखता है। सिंपल सी बात। और अब ये देखना है लास्ट स्टेप, जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर एंड वीनस, इनका बलाबल क्या है। अगर जुपिटर एंड वीनस, जब भी कारक ग्रह को देखने की बात आएगी, आपने हमेशा कारक ग्रहों का बलाबल को देखना। नंबर 1 प्लेसमेंट क्या है और उसकी ताकत क्या है, जहां पर वो बैठे। यहाँ पर लॉर्डशिप नहीं देखनी कि किसका लॉर्ड है किसका नहीं, वो नहीं देखना। सिंपल कि केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, नवमांश कुंडली में उसकी स्थिति क्या है। अगर केंद्र या त्रिकोण में D1 चार्ट में भी बैठा है और D9 में भी बैठा है, वेरी गुड। D1 में नहीं बैठा और D9 में बैठा है तो भी गुड है। जितने स्ट्रॉन्ग वीनस और जुपिटर होंगे कुंडली के अंदर, व्यक्ति जिंदगी में उतना ही कमाएगा। जुपिटर भाग्य है यानी आशीर्वाद है, और शुक्र उसकी कैपेसिटी है धन को खर्च करने की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धन को पचा पाना। शुक्र ही धन को पचा पाता है। हर एक के बस की बात धन को पचाना नहीं है। कईयों का डाइजेशन बिगड़ जाता है अगर धन गलती से भी ज्यादा आ जाए। लोग पागल तक हो सकते हैं अगर अचानक से धन आ जाए। तो इसलिए धन धीरे धीरे आना चाहिए, अच्छे रास्ते से आना चाहिए, बढ़िया तरीके से आना चाहिए, और इस मात्रा में आना चाहिए कि उसकी पचाने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती रहनी चाहिए। इसलिए इन ग्रहों को अगर आप ठीक करते हो तो बाकी जो स्टेप्स हैं वो अपने आप ठीक हो।